Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करे थे इंडियन इको के चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज हम लोग करेंगे हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत ही शानदार एमसीक्यूज हैं ये सारे एमसीक्यूज, मैंने आपकी एनसीईआरटी से बनाए हैं और हर तरह के क्वेश्चंस कवर करे हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी है, यहाँ पर टेबल वाले क्वेश्चन है। तो ध्यान से इन एमसीक्यूज को करना, वीडियो पॉज कर करके अपने आंसर्स लिखते जाओ। लास्ट में जो भी स्कोर हो 20 में से मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। शुरू करें फटाफट से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट। याद करो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में एनवायरमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, इनमें से कौन सा एनवायरमेंट का फंक्शन नहीं है। एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, ये तो एनवायरमेंट का फंक्शन है। एनवायरमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, एनवायरमेंट हमें एक ब्यूटीफुल सी सीनरी ऑफर करता है, रिवर्स माउंटेन्स जिन्हें हम इंजॉय करते हैं, वेकेशन वगैरह पर जाते हैं। एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, हम लोग प्रोडक्शन के प्रोसेस में, कंजम्पशन के प्रोसेस में जितना भी वेस्ट जनरेट करते हैं वो सारा वेस्ट एनवायरनमेंट अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एनवायरनमेंट प्रमोट्स लैंड डिग्रेडेशन, क्या एनवायरनमेंट की वजह से हमारा लैंड खराब होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये एनवायरनमेंट का फंक्शन नहीं है। डी हो गया हमारे पास में, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। पहले दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे, सही है तो टिक लगाएंगे, अदरवाइज क्रॉस कर देंगे। स्टेटमेंट 1 कहता है ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। देखो ये जो दो मेजर ग्लोबल कंसर्न्स हैं, हमारी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, इनकी वजह से हमारी गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज होता है क्या, डेफिनेटली इंक्रीज होता है। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओजोन डिप्लीशन की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बचने के लिए हमारी सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स आर हाई। देखो हम लोग ये जो इतना सारा नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स है हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रिसोर्सेज को हम बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना सारा हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, तो ये हमारे जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत हाई है। इसका मतलब कुछ पाने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। हम इतना एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं तो हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि आज हमारे पास में फ्रेश एयर नहीं है सांस लेने के लिए, ये हमने सेक्रीफाइस करा है। हमारे पास में पीने के लिए साफ पानी नहीं है, ऐसा पानी है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वही इतना एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सा है जो लैंड डिग्रेडेशन, हमारा जो लैंड खराब हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी 3 रिस्पॉन्सिबल है, एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इतना सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये तो सही बात है। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, इतना सारा जो लकड़ियां काट के ट्रीज वगैरह कट करके उस वुड को एज अ फ्यूल यूज करा जाता है गाँव के अंदर खाना वगैरह बनाने के लिए, इतना सारा लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है, बहुत सारी जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें एज अ चारा यूज करा जा रहा है, इसकी वजह से हमारा लैंड खराब हो रहा है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हम जो इतने सारे केमिकल्स से भरे हुए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उसकी वजह से हमारे सॉइल के अंदर केमिकल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, अगर हम हमारी सॉइल को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, केमिकल्स वगैरह ना डालें, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा, उल्टा हमारा लैंड सही होगा। तो करेक्ट क्या हो गया हमारे पास में, सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हैज आइडेंटिफाइड डैश कैटेगरीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एज सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग। CPCB हमारी कंट्री ने, हमारी सरकार ने बनाया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस बोर्ड ने कितनी इंडस्ट्रीज को बताया कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी वजह से बहुत बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो याद रखना 17 इंडस्ट्रीज, कितनी इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज। ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, तो साथ साथ में आपका प्रॉपर एनसीईआरटी भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती जा रही हैं, हमारे एनवायरमेंट के अंदर हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अर्थ गर्म होता जा रहा है। इस फिनोमिनन को हम लोग बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन डिप्लीशन मत क्लिक कराना, वो अलग बात है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की ही एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर जब क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम का जन्म होता है। याद करो, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। लेकिन इतना सारा हम जो एसी हो गए, फ्रिज वगैरह हो गए, जो कूलिंग सब्सटेंसेज है, उनके अंदर से इतना सारा क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं, उसकी वजह से आज इस ओजोन लेयर में एक होल होने लग गया। होल होने लग गया तो ये सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम तक पहुंचने लगी है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद करो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज। इनमें से कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं है? सोलर एनर्जी को यूज करना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है। अर्बन एरियाज में सीएनजी को यूज करना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है। रूरल एरियाज में वुड को यूज ना करो खाना बनाने के लिए, लकड़ियां ना जलाओ, एलपीजी का यूज करा जाए, गोबर गैस का यूज करा जाए, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है। यूज ऑफ थर्मल पावर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि थर्मल पावर की वजह से वो जो ऐश से भरा हुआ पानी है, वो जो राख से भरा हुआ पानी है, वो नदियों के अंदर आता है, कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है भाई, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। ए क्या है हमारे पास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सब जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को तो दिमाग में रख रहे हैं, साथ साथ में फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी हम लोगों ने दिमाग में रख रखा है। आने वाली जनरेशन को भी हम सारे रिसोर्सेज देकर जाएंगे, उन्हें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। प्रमोटिंग यूज ऑफ एलपीजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एम्ड एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। तो ए के साथ में हमारा थर्ड वाला बनता है। समझ में आ गया? ए के साथ में थर्ड बनता है, तो ए के साथ में थर्ड बनता है, तो ए वाला और बी वाला तो हमारा कैंसिल हो गया। मतलब मैच द फॉलोइंग का अगर क्वेश्चन है तो एलिमिनेट करना सीखो, हटाना सीखो। अब देखो, दो हट गए, दो ऑप्शंस बचते हैं, इन दोनों में से एक आंसर होगा। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब है लैंड का खराब होना। प्रमोटिंग यूज ऑफ एलपीजी, एलपीजी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, ये बन सकता है जब इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन होता है, कभी कोई क्रॉप आपने उगा दी, कभी आपने कोई क्रॉप उगा दी, उसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी खराब होती है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो बी के साथ में बैठ गया हमारा फोर्थ वाला, बी के साथ में फोर्थ बैठ गया, तो भाई सी हो सकता है हमारा आंसर। आगे के भी चेक कर लेते हैं। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना हमारा एलपीजी गैस से रिलेटेड है कि लोग खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर्स का यूज करें, तो सी के साथ में फर्स्ट वाला बैठता है। और डी के साथ में कन्वर्टिंग रूरल गार्बेज इनटू कंपोस्ट, जो गाँव के अंदर कचरा होता है, सॉलिड रूरल गार्बेज होता है, उसे कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट करना, यानी कि हम जो सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, गार्बेज को, कचरे को मैनेज कर रहे हैं। तो डी के साथ में सेकंड आ गया, सी हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ गया किस तरह से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। लेक्चर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है एमसीक्यूज करने में, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना और लाइक कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, शुरू करें। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब देखो यहाँ पर तीन तो हमें दे रखे हैं कि इन तीन चीजों की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस होती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं होती? इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस होते हैं। इतना सारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज
नॉइज पोल्यूशन होता है, अफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, हम जो इतना अनाप शनाप कंजम्पशन कर रहे हैं तो कंजम्पशन के प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है ना, कुरकुरे खाए रैपर ऐसे ही फेंक दिया, वेस्ट जनरेट हो रहा है, इतना हमारे एनवायरनमेंट की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है जितना हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। रिफ्रेन फ्रॉम फेलिंग ट्री फेलिंग, अगर हम पेड़ ना काटे, पेड़ काटने से रुके, डिफॉरेस्टेशन ना करें तो एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं होंगी बल्कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो डी करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अब देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, आपको असर्शन को और रीजन को दोनों को अलग अलग स्टेटमेंट समझ के सिर्फ पढ़ना है। मतलब ये नहीं देखना कि ये असर्शन है ये रीजन है, समझ लो ये हमारा स्टेटमेंट 1 है, जैसे हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट 2 है, और दोनों को अलग अलग स्टेटमेंट समझ के आपको सिर्फ रीड करना है, आगे टिक या क्रॉस लगाना है, पहले सिर्फ इतना सा काम करना है। तो असर्शन क्या है, प्रोवर्टी लीड्स टू कंपल्सिव डिफॉरेस्टेशन, ये सही बात है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, मैंने आपको बताया भी था। पोवर्टी की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, गाँव के अंदर पोवर्टी बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग पेड़ कट करते हैं, ट्रीज कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है ताकि उस वुड से वो अपना घर का काम कर सके, चूल्हा जला सके, रोटी वगैरह बना सके। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, समझ में आ गया। Owing to poverty, गरीबी की वजह से, people are compelled to use wood as a domestic fuel, गरीबी की वजह से लोगों को पेड़ काटने पड़ते हैं और उस वुड को यूज करना पड़ता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, घर के काम करने के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब आंसर हमारा सी या डी नहीं हो सकता। असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, इन दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, आंसर ए और बी में से होगा। अब देखो ध्यान से देखना, अगर ये रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है तो हमारा आंसर ए होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं, रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी वाला होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आ गया, आसान सा है। तो हमारे पास में देखो पोवर्टी की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, गाँव में पोवर्टी ज्यादा है, इसकी वजह से लोगों को वुड को यूज करना पड़ता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा आंसर होगा ए। समझ में आए किस तरह से करने ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वही असर्शन रीजन वाला है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एड्रेसेस द इश्यूज रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन ओनली, असर्शन गलत हो गया क्योंकि एयर पॉल्यूशन के बारे में ही नहीं है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों के बारे में है बेटा जी, तो असर्शन गलत हो गया। इस ओनली को भी बहुत दिमाग से देखना है, अगर ओनली नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर एयर पॉल्यूशन होता तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है ना, अगर ओनली नहीं होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन ये सिर्फ ओनली नहीं है, एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सही है, हम लोगों ने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नंबर 1 स्ट्रैटेजी क्या है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें, हम थर्मल पावर प्लांट्स को यूज ना करें बल्कि हम क्या करें, सोलर एनर्जी यूज करें, हम विंड एनर्जी वगैरह यूज करें, हम कोल पेट्रोल यूज ना करें। तो रीजन हमारा करेक्ट है, तो हमारे पास में आंसर आएगा डी, असर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। समझ में आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, स्टेटमेंट वाला है। पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द हैवी इंडस्ट्रीज along the banks of the दामोदर रिवर are converting it into an ecological disaster। ये मैंने आपके एनसीईआरटी के अंदर एक इमेज गिवन है, इमेज के नीचे ये लाइन लिखी हुई है, वहां से उठाइए, सही बात है। दामोदर रिवर के पास में जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज से बहुत सारा केमिकल से भरा हुआ पानी रिवर के अंदर आता है और उसकी वजह से रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये उस रिवर को, जो हमारी ब्यूटी है, उसे एक डिजास्टर में कन्वर्ट कर रहा है, एक हजार्ड में कन्वर्ट कर रहा है। सही बात है, करेक्ट है। The developmental activities in India have resulted in pressure on its finite natural resources। एनसीईआरटी की बात है, आज हम जो इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे जो फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें ह्यूमन हेल्थ और हमारी वेलबींग पर भी देखने मिलता है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा ट्रू है, मतलब 3 गलत है, एक सही होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन थोड़ी ना होगा, बल्कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से जरूर ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। पेड़ काटेंगे तो बारिश नहीं आएगी, तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो ए गलत है। ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू अ राइज इन द सी लेवल, ये सही है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो पोलर आइस पिघल रही है ना, आइस पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रही हैं, तो हमारा सी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। याद करो, एक तो था कैरिंग कैपेसिटी और एक हम लोगों ने पढ़ा था एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। देखो याद करो, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब था कि एनवायरनमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी है, एनवायरनमेंट इतने रिसोर्सेज बना सकता है, लेकिन हम इतने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं। रेट ऑफ जनरेशन ये है, लेकिन हमारा जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो ये है, तो एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कैसे बनाएगा। एनवायरनमेंट इतना कोल बना सकता है, हम इतना कोल खर्च करना चाहते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है कि एनवायरनमेंट अपने अंदर इतना वेस्ट समा सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, देन वी आर चैलेंजिंग एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। समझ में आया। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट की एक एबिलिटी है कि वो वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, डिग्रेडेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ए हमारे पास में करेक्ट हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्या कहता है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हमारी सरकार ने CPCB कौन से साल इस्टेब्लिश करा, 1984, 1974, 1874, 2005। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास में बी, 1974। डेट सबको याद रखनी है। और कितनी इंडस्ट्रीज इसने ऐसी बताई जिनकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, 17 इंडस्ट्रीज ऐसी बताई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। कौन सा ईयर है, 1974। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी में पढ़ा था, फोटोवोल्टाइक सेल्स की हेल्प से हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बिल्कुल सही है। द टेक्निक यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल्स क्रिएट पॉल्यूशन। नहीं भाई, सोलर एनर्जी की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। समझ में आया। नेक्स्ट क्या कहता है, अच्छा अब यहां पर हमें आमने सामने देखना है कौन सा करेक्ट है और फिर हमें चेक करना है। जैसे डायरेक्ट ऑप्शन देख लो, ए के साथ में फोर्थ वाला फिट बैठता है क्या, ए के साथ में फोर्थ वाला फिट बैठता है क्या। ए क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके साथ में फोर्थ वाला फिट बैठता है क्या, थ्रेट टू इंडियन एनवायरनमेंट। कोई कनेक्शन नहीं है, तो ए तो नहीं होता। बी क्या है, बी के साथ में फर्स्ट वाला सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एड्रेसेस वाटर एंड एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। ये सही है। CPCB क्यों बनाया है, ताकि कहीं ना कहीं हमारी जो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम टैकल कर सके, उसे हम हैंडल कर सके। तो बी वाला हमारे पास में करेक्ट बैठ गया। ये भी चेक कर लो, सी के साथ में थर्ड बैठता है क्या, सॉइल रिवर्स ट्रिब्यूटरी फॉरेस्ट। इसके साथ में सेटअप बाय UN, यूनाइटेड नेशंस का कोई लेना देना नहीं है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि डी के साथ में सेकंड वाला फिट बैठता है क्या, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। नहीं, तो हमारा बी वाला करेक्ट हो गया, बी के साथ में फर्स्ट वाला फिट बैठ गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बस कंप्लीट होने वाले हैं। What should be done to achieve sustainable development? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ टिक लगाना है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स बहुत ज्यादा चलाओ, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया क्या, नहीं, उल्टा उससे नॉइज पॉल्यूशन होगा, तो ये तो गलत है। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जब हम कोल जलाएंगे, पेट्रोल प्रोडक्ट्स जलाएंगे, तो हम तो इन रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ी ना है। हम रिसोर्सेज को भी खर्च कर रहे हैं, साथ साथ में एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो ये भी हमारे पास में गलत हो गया। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें कि इनपुट कम से कम लगे। इनपुट के अंदर हमारा रॉ मटेरियल आ जाता है, रॉ मटेरियल में सारी चीजें आ जाती है, कोल पेट्रोल वगैरह सारा रॉ मटेरियल आ जाता है। इनपुट कम से कम लगे, इनपुट कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी हम यूज ना करें जिसमें इनपुट ज्यादा लग रहा है, कम इनपुट लगे ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज करें, तो अपने आप कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज बचेंगे, इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू द लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, हमारी पॉपुलेशन लिमिटेड रहे, इतनी रहे जितना हमारा एनवायरमेंट रिसोर्सेज जनरेट कर सकता है, हमारे एनवायरमेंट रिसोर्सेज इतने बना सकता है। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतने रिसोर्सेज हम खर्च कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो पॉपुलेशन को लिमिट करना भी अच्छी बात है, इससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो गया हमारा पास में, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्या कहता है, ओजोन डिप्लीशन हैज लेड टू द अडॉप्शन ऑफ, अच्छा ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स गिवन है, ओजोन डिप्लीशन वाले टॉपिक के अंदर वहां पे गिवन है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से एक प्रोटोकॉल आया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड्स को बैन करा गया, क्योंकि सीएफसी कंपाउंड्स की वजह से ही, क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स की वजह से ही हमारी ओजोन लेयर के अंदर होल होता जा रहा है। तो ओजोन डिप्लीशन के इशू के लिए एक हम लोगों ने अडॉप्ट करा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स को क्या करा गया? बैन करा गया। ठीक है, देवर बैंड। समझ में आ गया? याद रखने वाली बात है। लास्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास में असर्शन रीजन वाला है, अलग अलग स्टेटमेंट्स की तरह पर पढ़ो। Kyoto Protocol focuses on reduction in emission of greenhouse gases by industrialized nations। सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो टॉपिक है अपने एनसीईआरटी के अंदर, वहां पर ये लाइन गिवन है। क्योटो प्रोटोकॉल आया जिसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है इंडस्ट्रीज से, उस ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने पर फोकस करा गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम होना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करा जा सके, इस इशू को हैंडल करने के लिए। तो ये बात सही है। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, अभी मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पोलर आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड दोनों ट्रू, बट इट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आ गया? इसी के साथ में we have done 20 most important MCQs of this chapter also। अब एक लास्ट चैप्टर रहता है हमारा डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। उसके भी मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बताऊंगी, और उस चैप्टर से तो बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है उस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ तक का अच्छे से कर लेना। अगर और किसी चैप्टर के MCQs करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कराए, वहां से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, इनफैक्ट जूनियर्स के साथ में भी शेयर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।